सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल तहरीरी फैसला साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से दिया और ये फैसले एक ऐसे वक्त में सामने आया जब कुछ रोज़ पहले ही मरियम नवाज़ ये कह चुकी थी कि अगर गारंटी दें तो मैं नवाज शरीफ को वतन वापस ला सकती हूँ। गारंटी वो किस से मांग रही हैं, किस चीज़ की मांग रही हैं, ये एक सवाल है। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान भी बड़ा अहम है। वो ये कहते हैं कि जल्दी बरतानिया से बड़ा एक अहम मुआहिदा होने वाला है जिसमें जो मफरूर जो मुल्ज़िमान हैं, मुजरिमान, उनकी हवालगी के हवाले से जल्दी ये मुआहिदा हो जाएगा और फिर हम जो है वो तमाम लोगों को वतन वापस ला सकेंगे जो कि मफरूर हैं, मुजरिम हैं या मुल्ज़िम हैं। क्या है इस फैसले में? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अपीलें मुस्तरद की हैं और जो सज़ाएँ बहाल की हैं, सबसे पहले ज़रा उस पर मैं बात कर लेती हूँ। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में ये अपीलें खारिज की, मियाँ नवाज शरीफ की, और सज़ाएँ बहाल कर दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को जुलाई 2018 में एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल, दिसंबर 2018 में अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, जिसे उनके वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ से सज़ाओं के खिलाफ ये अपीलें खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा क्या? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा वो गिरफ्तारी दें या फिर पकड़े जाएं तो दोबारा दरख्वास्त दे सकते हैं। नवाज शरीफ को फेयर ट्रायल के बाद सज़ा मिली, जमानत पर वो लंदन जाकर मफरूर हो गए। नवाज शरीफ कानून की नज़र में मफरूर हैं। नवाज शरीफ बगैर किसी जवाब के गैर हाजिर रहे। नवाज शरीफ समात का हक खो चुके हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है। नवाज शरीफ किसी रिलीफ के मुस्तहिक नहीं हैं। साथ ही साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नवाज शरीफ को फेयर ट्रायल और इस्तिगासा के गवाहों पर जिरा का मौका मिला, और फिर ये भी कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि एहतसाब अदालत ने बहादुर ट्रायल किया, ट्रायल करने के बाद ये सज़ा सुनाई जिस पर ज़ाहिर है वो बग़ैर किसी वजह के अब तक हाजिर नहीं हुए हैं, और ये भी बात साबित हो चुकी है कि वो अपना इलाज भी नहीं करवा रहे हैं। ये तमाम तर चीज़ें हैं। मरियम नवाज़ के उस बयान का जिसका मैं जिक्र कर रही थी, उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं, फिर गुफ्तगू आगाज़ करेंगे। मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा। इन कातिलों के हाथ में उनकी ज़िंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ़्लाइट से बुलाती हूं। आप मुझे गारंटी दें कि उनकी ज़िंदगी का कोई ख़तरा नहीं होगा, उनको इंसाफ मिलेगा, तो फिर वो उनको मैं कल ही वतन वापस ला सकती हूँ। ये किससे वो कह रही हैं, ये उन्होंने वाजे नहीं किया। कि हुकूमत ने तो ये भी कह दिया कि अगर वो गारंटी मांगती हैं तो हम गारंटी देते हैं, खतरा किससे है ये बताएं मरियम नवाज साहब। इसी में बात करने के लिए हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हम कानूनी राय भी लेंगे, तो माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया आपका। और सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार पीजे मीर साहब भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप दोनों हज़रात का शुक्रिया। सबसे पहले मैं अजहर साहब आपसे गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। ज़ाहिर मुजरिम है, सज़ा हुई है, ट्रायल हुआ है एहतसाब अदालत में, एक प्रॉपर एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है मियाँ नवाज शरीफ, जो कि इलाज की कर्ज से बाहर गए, फिर वापस लौट कर नहीं आए। अभी भी कुछ भी वाज़ेह नहीं है कि वो आते हैं या नहीं आते हैं। अपीलें खारिज हो गई हैं, ज़ाहिर सज़ाएँ बहाल हो गई हैं, लेकिन एक ऐसा शख्स जो कि मफरूर है, उसके साथ क्या किया जा सकता है? अगर कोई मुआहिदा भी ऐसे हुकूमत का नहीं है बरतानिया के साथ, तो वतन कैसे वापस लाया जा सकता है कि सज़ाएँ जो हुई हुई हैं उसका वो सामना करें, अदालतों का सामना करें? बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर जो फैसला मैंने देखा है, फैसले को पढ़ने के बाद एक तो बात बड़े वाज़ेह तौर पर क्लियर होगी कि मैं समझता हूँ इस फैसले से नवाज शरीफ को एक फ़ायदा मिल गया। नवाज शरीफ के ऊपर जो यानी अपीलें जो है ना वो मेरिट पे खारिज नहीं हुई। अगर मेरिट पे खारिज होती तो इनका एक राइट चला जाना था, और उन्होंने आगे इससे आगे सुप्रीम कोर्ट में जो फाइनल अपील थी वो दायर करनी थी। तो ये तो अदम पैरवी की दरख्वास्त खारिज हो गई है उनकी। जब वो आ जाएंगे, अब स्कॉन्डर हैं, भगौड़े हैं, यानी ये बाकायदा फ्यूजिटिव फ्रॉम लॉ हुए हैं। ये रिलीफ आम आदमी को तो गालिबन अवेलेबल नहीं। अगर आपको थोड़ा सा ज्यादा दूर ना लेके जाऊं, जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के दौर में केस में मैं ले जाता हूं। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान नहीं आए थे और उनका ट्रायल इन एब्सेंशिया हुआ। उनको बाकायदा अदम यानी पेश ना होने पे सजाए मौत सुनाई गई। ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। 2 और 1 से फैसला आया, वो एक अलग बात है। मैंने वो चैलेंज किया लाहौर हाई कोर्ट में जनरल साहब की तरफ से,
तो कंप्लेंट वगैरह वो सारा सेट साइड हो गया। तो ये एक इम्प्रेशन जो है ना। दूसरा ये है कि नैब के अंदर तो ट्रायल इन एब्सेंशिया नवाज शरीफ का हुआ ही नहीं है। नवाज शरीफ का ट्रायल उनकी मौजूदगी में हुआ, उन्हें पूरा मौका दिया गया गवाहान पेश करने का, उनको क्रॉस एग्जामिन करने का, उन पे जरा करने का, फिर 342 की स्टेटमेंट हुई और पूरी बहस मुबासे के बाद कंप्लीट हो गया। अब थी अपील सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर। अपील में वो पहली जब एक जजमेंट जो है एवन फील्ड की जिसमें 10 साल की सजा हुई थी वो सस्पेंड होगी, वो सस्पेंड करा ली 2018 में। 2019 के अंदर जब दूसरे केस में सजा हुई, जी आ रही है आवाज? हाँ हाँ बोले बोले आप साहब। 2019 में जब उन्हें सजा हुई अल अजीजिया के अंदर, अल अजीजिया को जब चैलेंज किया, मेरिट पे केस वापस ले लिया क्योंकि ग्राउंड्स कोई नहीं थी। फिर मेडिकल का बहाना बनाया, मेडिकल पे चले, 8 हफ्ते की जमानत मिली। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कहा कि एक्सटेंड करनी हो कर दीजिएगा, और 4 हफ्ते की इजाजत और 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे वो मुल्क से बाहर चले गए और भाग गए। फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ बाकायदा इन दोनों अपीलों की समाअत के दौरान उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया गया। 87 और 88 की कार्रवाई हुई, प्रोक्लेमेशन हुई। अब तो देखे ना वो खुद जानबूझ के पेश हुए। अच्छा चले एब्सकॉन्डर भी हैं, अगर वो वापस आ जाते हैं दर साहब, फिर क्या कानूनी उनके पास हक होगा कि यहाँ आके वो अपील कर सकते हैं, खुद पेश हों फिर अपील करें, या आते ही उनको सजा हो जाएगी, वो जेल चले जाएंगे? सजा तो खैर उनको हुई भी है, तो आते ही वो जेल चले जाएंगे? देखिए मैं बड़ी क्लियर कर दूं आपको, वो बहुत जरूरी है समझने के लिए आम आदमी के लिए कि अब इस इश्यूज को अगर आप उठाकर देखें तो उन्हें एक डिसएडवांटेज ये है कि उन्हें एक सजा तो पहले मुअत्तल थी उनकी, उसमें भी जमानत कैंसिल हो चुकी है, लेकिन वो एब्सकॉन्डर पहले ही डिक्लेयर हो चुके थे। तो पहले तो अब जब वो पाकिस्तान में जैसे ही लैंड करेंगे उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जैसे 2018 में गिरफ्तार कर लिया था। फिर वो उनके पास राइट है, वो अपील दायर कर लेंगे, कोई लिमिटेशन रन नहीं करेगी। इनका एक तरीकाकार समझने की तारीख है कि 13 साजिश केस में जब सजा हुई तो इन्होंने टाइम वेट किया, जब तक वो हालात उनके लिए बेहतर नहीं हुए, मुनासिब नहीं, उन्होंने अपीलें दायर नहीं की। और अपीलें दायर की, हम सब ने देखा, उन्हें रिलीफ मिल गया, कंडोन भी हो। हुदैबिया का केस देख लें, हुदैबिया के केस में 2 जज में जब डाइसेंट व्यू आया, जब ये खुद हुकूमत में आए, अपनी मर्जी का बेंच एक बना। अब भी क्या उसी तरीके कार पर अमल करेंगे? मियां साहब चेक करती हूँ, आते हैं अपने प्रोग्राम पर और हम ज़ाहिर बात करें मियां साहब का अगला कदम क्या होगा। क्या ऐसे ही है ये बयान मरियम का, हम उसको ऐसे ही लें, या फिर वाकई इसके पीछे कोई कहानी है? जवाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से में ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन उससे पहले जरा पीजे मीर साहब से बात करेंगे। मीर साहब क्या लग रहा है आपको, ज़ाहिर है 1 साल बाद तो इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो जाएंगी, उस वक्त होगा कि मियां साहब फिर ये कहेंगे जी मैं वापस आने को तैयार हूँ? क्या आपको लग रहा है कि उस तरफ जो है वो आप हालात बना रही हैं मरियम कि जी आने को तैयार हैं, लेकिन गारंटी देंगी? उन्होंने बताया नहीं गारंटी कौन दे, तो आपको लग क्या रहा है, मूड क्या है मियां साहब का वापस आने के हवाले से? देखें गारंटी किस चीज़ की, पहले मुझे बताएं। ये इन्होंने कहा कि भाई मैंने इलाज के लिए जाना है, आप इलाज अपना करवाएं। बिल्कुल मैं समझता हूँ ये अनप्रेसिडेंटेड है किसी दुनिया के अंदर कि आपने किसी को कन्विक्ट किया है, वो प्रिजन में है और उसको आप बाहर भेज देते हैं पाकिस्तान से या किसी और मुल्क से। ये अजहर सदीक बैठे हुए, इनसे पूछ लें आप, ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये कहीं नहीं हुआ ज़िंदगी में, लेकिन ये हो गया आपके पास। अब वापसी के ऊपर आपको क्या गारंटीज है? आपने वहीं जाना है जहाँ से आप आए थे, और जिस तरह अजहर बात कर रहे हैं कि उनको तो इमीडिएटली अरेस्ट किया जाएगा एयरपोर्ट के ऊपर, बिकॉज ही हैज़ नॉट गॉन एज अ फ्री पर्सन, ही इज़ गॉन ऑन अ प्री कंडीशन और गारंटीज़ कि जी आप जाएंगे और इलाज के, और उसके बाद इलाज के बाद आप वापस आएंगे। अब हमने डिटर्मिन करना है, जो कि ये करेंगे, आप देखेंगे कि जो इनका डिफेंस है वो ज़रूर करेगा कि जी ये उनका इलाज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन कोर्ट ने एक और व्यू लिया है। कोर्ट ने व्यू लिया है कि वो इलाज भी नहीं कर रहे, रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे, वो जिस तरह के बताया गया कि वे एब्सकॉन्डर हो गए। अब ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इसके अंदर आप कहाँ एक वो लकूना ढूंढेंगे कि जिस लकूने से बाहर आप निकल सकें। तो मैं समझता हूँ इस वक्त एक टाइट फिक्स है। अगर वो आना चाहते हैं, मैं इन सब के साथ आया, मैं बेनज़ीर के साथ, नवाज़ के साथ और शहबाज के साथ, तीनों के साथ मैं वापस आया हूँ। एंड आई नो एग्जैक्टली व्हाट यू नो हैव। कभी जहाज़ डिले करा दिया जाता है, कभी लोग ज़्यादा आ जाएं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमने देखना है कि पाकिस्तान के अंदर कि आपने आइदर यू हैव द लॉ एंड डोंट टॉक अबाउट सब्सटेंशियल लॉ। आपके पास कंप्लीट लॉ है,
तो आपने या तो उसको फॉलो करना है या आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है। नवाज शरीफ का बिल्कुल पूरा हक है कि भाई वो आएँ, अपने आप को डिफेंड करें, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप ये इस तरह की आप चीज़ें कर रहे हैं कि आप बीच में कंसेशंस दे रहे हैं, तो फिर ये मैं समझता हूँ कोर्ट्स के लिए बहुत एक मुश्किल वक्त है, क्योंकि एक आम आदमी भी यही रिलीफ मांगेगा। ये प्रेसिडेंट बनेगा, बन गया है, बनेगा क्या, ये बन गया है प्रेसिडेंट। तो इस प्रेसिडेंट को या तो आप पूरे पाकिस्तान में लेके चलेंगे, और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सुमैया कि हमारे कोर्ट्स डिले क्यों करते हैं। और भाई ये कभी महफूज हो जाता है, कभी उज़्मा आ जाती है, कभी आलिया आ जाती है, और भाई आप डिसीजंस दो एंड गेट ऑन विद इट। यही वजह है कि वो डिले करते हैं, इस पर डिलिब्रेशंस होती हैं, महफूज हो जाते हैं और पब्लिक डिबेट एक शुरू हो जाती है। ये पब्लिक डिबेट नहीं होनी चाहिए, सिंपली बिकॉज कोर्ट्स जल्दी से फैसला नहीं करते, इसको अबेंस में रखते हैं। एक तो आप जल्दी से फैसला करें एंड गेट ऑन विद इट। 50 साल पुराने केसेस पड़े हैं, अजहर सदीक विल टेल यू, आई थिंक दिस इज टाइम वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस रट, क्योंकि एक आम आदमी भी इफेक्ट हो रहा है। आप कह रहे हैं कि इतना टाइम वेस्ट होता है, लोग दुनिया से चले जाते हैं, स्पेशल कोर्ट्स बने ताकि केस की तेजी से प्रोसीडिंग हो, और यहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं उनके जो केसेस होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से जो है उनको कैरी किया जाता है। अच्छा अहमद जावेद साहब, पहले हुकूमत ने कहा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई कि जी हमारे पास बरतानिया के साथ मुआहदा है, जितने भी लोग हैं जो मफरूर हैं, जो भागे हुए हैं मुल्क से, उनको हम वापस लेकर आएंगे, उसमें चाहे इसाक डार हों, मियाँ साहब हों, अल्ताफ़ हुसैन हों, या जो भी कोई हो। लेकिन उसके बाद फिर हुकूमत को पता चला कि नहीं, ऐसा तो कोई मुआहदा नहीं है। अब शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जल्दी एक मुआहदा होने वाला है हमारा बरतानिया के साथ। पहला सवाल तो मेरा आपसे ये कि कब कर रही है हुकूमत मुआहदा, और क्या वो वाकई ऐसा मुआहदा होगा जिसमें जो लोग जो उन्होंने असाइलम लिया हुआ है उनको वतन वापस ला सकें, उनको बता सकें कि ये मुजरिम है, सज़ा हुई भी है, इनको अदालतों ने सज़ा दी हुई है, और वहाँ से लाकर उनको यहाँ पाकिस्तान में सज़ा याफ्ता मुजरिमान को भेजें आप जेल में। ये कब होगा और हुकूमत इस पर कितना काम कर चुकी है? स्मिया देखें, जहाँ तक ताल्लुक है कि हम क्या चाहते हैं या हुकूमत क्या चाहती है, ये तो एक इंटेंट और डिज़ायर की बात है, और ये कब होगा ये तो जिससे आपने ऐसा मुआहदा करना है जब उनको सूट करेगा तो तभी होगा। अच्छा, तो इसलिए इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यस, मैंने आपको ये ज़रूर कहा है कि जहाँ तक इरादा है या ख्वाहिश है वो हमारी है कि बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान ऐसा मुआहदा हो, और वो इसलिए ज़रूरी है कि बरतानिया सेफ हेवन्स है, हमारे पॉलिटिकल एब्सकॉन्डर्स कह लें, डिजर्टर्स कह लें, जो भागे होते हैं मुल्क से, इसकी एक तारीख है। ये सिर्फ एक नवाज शरीफ नहीं है, ये 72 साल की आपकी तारीख है। आपके मुल्क से सियासी तौर पे जो भी भगोड़ा होता है, जिसको भी पनाह चाहिए होती है, बरतानिया उसकी सबसे पहली और बड़ी चॉइस जो है वो बरतानिया होती है। और इसकी जाहिर है कि अब जब आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस पैदा होती है और मुख्तलिफ राय सामने आती हैं, तो अब इस बात का एहसास होता है कि हमारा और बरतानिया के दरमियान मुआहदा होना चाहिए। और ये आप याद रखें कि ये मुआहदा जो है, इस मुआहदे की ख्वाहिश इंडिया भी बरतानिया के साथ शायद करना चाहे, लेकिन इंडिया में भी वहां पे जो करप्ट पॉलिटिशियंस कह लें या करप्ट बिजनेसमैन कह लें, वो भी जब वहां से भागते हैं तो उनका भी स्टॉप यूके होता है। और इस वक्त भी बरतानिया के अंदर इंडिया से भागे हुए अच्छा अहमद साहब, ख्वाहिश से ना बात आगे बढ़ चुकी है, ये जरूरत भी हो गई है। आप शेख साहब तो कह रहे हैं बहुत हतमी मराइल में चीजें हैं, 1-2 हफ्ते में हो जाएगा मुआहदा, इसका मतलब है काफी कुछ हो चुका है और बात आगे बढ़ चुकी है। समिया देखें, शेख रशीद साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, हाँ। जाहिर है कि उनके पास ज्यादा मालूमात होगी, लेकिन मैं आपको एक असूली बात ये कह रहा हूं कि जरूरत, ख्वाहिश और इरादा, इसकी तो इस स्टेज के ऊपर हम बात कर सकते हैं। बरतानिया ने कब करना है, उनको क्या सूट करता है, वो उसके बारे में मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये आने वाला वक्त बताएगा। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये हमारी ख्वाहिश भी है, हमारी जरूरत भी है, सही है, लेकिन देखते हैं कि ये कब होता है। सही है पॉइंट, लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जाहिर है अगर इंटीरियर मिनिस्टर बात करें, उनको ज्यादा मालूमात होंगी कि चीजें किस तरफ जा रही हैं, लेकिन जाहिर है ये हुकूमत के लिए भी बड़ा चैलेंज। अजहर साहब, क्या लग क्या रहा है आपको? जाहिर है ये एक मियाँ नवाज शरीफ का मामला नहीं है, जिन लोगों के मैंने नाम लिए उन तमाम लोगों को हुकूमत ने लेकर आना है, और जाहिर है ये खुद तहरीक इंसाफ का एक तरह से एक मंशूर का हिस्सा भी था कि हम जितने भी ऐसे लोग हैं उनको वापस लेकर आएंगे। अब जाहिर है मियाँ साहब का भी इसमें इजाफा हो चुका है।
क्या लग क्या रहा है आपको, हुकूमत क्या ऐसा कर पाएगी, क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा कानूनी रास्ता निकालना कि जितने भी ऐसे मफरूर लोग हैं उनको वापस लाना इतना आसान होगा? बड़ा आपने इम्पोर्टेंट सवाल उठाया है, बहुत रेलेवेंट सवाल उठाया है। हमने देखें, अब मिसाल के तौर पर यूएन, अगर हम देखें यूएन कन्वेंशन और करप्शन है 2005 का, ये कन्वेंशन है बाकायदा, और इसमें हुकूमत बरतानिया भी सिग्नेटरी है और पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है। यानी जब करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के केसेस हैं उनको नॉर्मल केस से हटकर डील करना है। हमने अभी तक इस हवाले से कुछ सीरियस कोशिशें नहीं शुरू की कि इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर नवाज शरीफ के दौर के लोग मौजूद हैं, उन्होंने सीरियसली इंटरपोल के हवाले से रब्ता नहीं किया, ना रेड वारंट के हवाले से कुछ चीजें देखी। अब तो उनके पास एक बड़ा है कि नवाज शरीफ का अपील का राइट अब खत्म हो गया है, अब रिकवरी वगैरह के अगेंस्ट कोई इस वक्त स्टे ऑर्डर मौजूद नहीं है। अब तो हुकूमत वक्त को चाहिए, नैब को चाहिए कि रिकवरी का प्रोसेस जो बिलियंस के अंदर मौजूद है, उनकी जो बरतानिया के अंदर जायदादें हैं, उसका प्रोसेस तेज करें। जब वो प्रोसेस रिकवरियों का तेज शुरू करेंगे, देखें एक आदमी क्यों मजबूर होगा, एक आदमी मजबूर तब होगा जब उसे पता लगेगा उसके हाथ से उसकी जायदादें निकल रही हैं, उसकी फैमिली की जायदादें निकली हैं, आराम से नहीं बैठेगा। हाँ, दूसरी तरफ ये मामला बड़ा वाज़ेह है कि आप ठीक है, आपने पासपोर्ट जो है उनका खत्म कर दिया, सिटीजनशिप खत्म करने की तरफ जा रहे हैं, पासपोर्ट रिन्यू नहीं कर रहे हैं आप, लेकिन साथ साथ जो एक बड़ा अहम इशू है, जो सबसे अहम इशू है, वो इशू ये है कि एक्सट्रेडिशन का मुआहदा वक्त से पहले रीजन ये है कि अगर हम करेंगे तो अपना हुकूमत बरतानिया के जो यहाँ मुल्ज़िम होंगे उन्हें भी हमें एक्सचेंज करना ज़ाहिर है, वो ये फिर दो तरफा ही होगा ना, एक तरफा तो नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं अगर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद जवाद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। ब्रेक में ले रही हूँ, साथ मौजूद हैं, वापस आएंगे तो बजट में क्या हुकूमत ने रियलिटी में टैक्सेस लगाएं और कौन से टैक्सेस हटाएं, इस पर और कुछ बात फटफ पे करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। और बजट जो कि ज़ाहिर है आ चुका है, अब वो बजट इम्प्लीमेंट हो रहा है और इम्प्लीमेंट होते हुए पता चल रहा है कि कहाँ पर डायरेक्ट और कहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस आवाम पर आयद किए जा रहे हैं। और ये कड़ी जुड़ती है IMF से मुज़ाकरात के हवाले से। ज़ाहिर है IMF के मुतालबात हैं, उनको पूरा करना है, उसके बाद ही केस जो है वो अगली जारी की जाएगी। अभी जो फ़िलहाल जो मोटी मोटी बातें हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि मोबाइल फ़ोन पर जो 5 मिनट के बाद जो कॉल पर टैक्स था, जिसको हुकूमत पहले ये कह रही थी कि उसको ऑफ टेबल कर दिया गया है, वो नहीं लगाया जाएगा, वो लगा दिया गया है। अलबत्ता जो खाने पीने की कुछ अशियाँ हैं, इस तरह दूध है, अंडे हैं, आटा है, उस पर से टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। 1000 सीसी की गाड़ियाँ हैं, सोना चांदी, उस पर भी टैक्स में कमी का ऐलान किया गया है। और जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए भी आसानियाँ कर दी गई हैं। और ख़ास तौर पे जो ई-कॉमर्स के हवाले से रजिस्टर्ड कंपनियां हैं उनके लिए टैक्स होगा वो 0 होगा, और नॉन रजिस्टर्ड जो कंपनियां होंगी वो तकरीबन 2% टैक्स जो है वो उनको अदा करना पड़ेगा। अब ज़ाहिर है हुकूमत ने एक रेवेन्यू है, एक सेट किया है कि हमने ये जमा करना है, इतने टैक्स हमने कलेक्ट करने हैं। जो हदफ मुकर्रर किया गया है वो 5829 अरब रुपए का है। सवाल शुरू दिन से ये उठाया जा रहा है कि कैसे हदफ पूरा किया जाएगा, फिर ज़ाहिर इंडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे और वो आवाम की जेबों से वसूल किया जाएगा। हमने देखा कि चुटकी से ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी गई, उसके बाद हम देख रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। वो टैक्सेस जो कहा जा रहे थे नहीं लगाए जाएंगे, वो अब लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के IMF से मुज़ाकरात मुकम्मल अभी तक नहीं हो सके हैं क्योंकि IMF ने 150 अरब के टैक्सेस लगाने का कहा। फ़िलहाल शौकत तरीन साहब कहते हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है। आबिद सुरैरी मौजूद हैं, माहिर मौशियात हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं इस मौजू पर। बहुत शुक्रिया आबिद सुरैरी साहब। ये जो सिचुएशन है, हुकूमत जब बजट लेकर आई, हुकूमत ने कहा कि ये टैक्स फ्री बजट है, इसमें आवाम के लिए रिलीफ रखा गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि चुपकी चीज़ों को बढ़ाया जा रहा है। एनर्जी सेक्टर हो गया, पेट्रोल की प्राइसेस हो गई, दीगर चीज़ों पर टैक्स हो गया, ये लगाया जा रहा है। वो हदफ जो एक मुकर्रर किया, एक सेट किया हुकूमत ने कि हदफ हमने अपना टैक्सेस का पूरा करना है, तो क्या वाकई हुकूमत इस तरीके से पूरा करेगी इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में? और जो IMF का मुतालबा है 150 अरब के टैक्सेस लगाने का, क्या वो भी हुकूमत को ना चाहते हुए भी पूरा करना पड़ेगा? क्या लग क्या रहा है आपको? देखिए, फाइनेंसेस पूरा करने के लिए हालांकि के पूरे नहीं होते हैं, उसके बावजूद डेफिसिट में रहता है। रेवेन्यू इकट्ठा करना और टैक्स बढ़ाना तो हर हुकूमत की मजबूरी होता है, लेकिन ये जो एनर्जी की कीमतें बढ़ रही हैं,
ये सिर्फ टैक्सेस की वजह से नहीं बढ़ रही, इसकी एक बुनियादी वजह जो है वो एनर्जी की कीमतों का इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ना जो है वो भी शामिल है। अगर आप आज की देखते हैं पेट्रोलियम प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट में है तो तकरीबन 74-75 बिलियन $74-75 पर बैरल पे जा रही हैं। तो जब तेल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ रही होंगी तो उसी तरीके से डोमेस्टिक मार्केट में भी ज़ाहिर बढ़ रही होंगी। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि हुकूमत ने ये कहा था कि वो सैलरीड क्लास पे को डायरेक्ट जो ऑलरेडी पहले इनकम टैक्स दे रहे हैं उन पर कोई डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो नहीं लगा रहे होंगे। इसमें जो एक अहम टैक्स था जिसपे कि लोगों में काफ़ी तशवीश थी वो मेडिकल बिल्स की रियम्बर्समेंट पे 10% टैक्स था जो कि हुकूमत ने वापस ले लिया है आज। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो कुछ और टैक्सेस जैसा कि आपने अपने इब्तदाई में कहा आटे पे या दूध पे, पोल्ट्री मसनूआत पे, इस तरह की चीज़ों पे जो टैक्सेस थे वो हुकूमत ने वापस लिए हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट जो है वो कहीं ना कहीं से तो पूरा करना होगा। तो कहीं पे ये डायरेक्ट टैक्सेशन में पूरा होगा, कहीं पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन में पूरा होगा, कहीं पे एग्जम्पशंस खत्म करके पूरा किया जा रहा होगा। लेकिन आप इस सब उन लोगों को क्या करें, वो 15 मिलियन लोग जिनकी खुद हुकूमत निशानदेही कर रही है, टैक्स नेट में ही नहीं है, जो टैक्स अदा ही नहीं करते, यानी कि पैसे तो फिर वही लोग हैं जो टैक्स दे रहे हैं ऑलरेडी, वही टैक्स देंगे, नए लोग तो नहीं आएंगे उसमें। हुकूमत उनको किस तरह लेकर आएगी? देखिए वज़ीर ख़जाना बड़ी बार बार वो इस चीज़ का इंदिया दे रहे हैं कि वो बड़ी मछलियाँ जिनको टैक्स नेट में होना चाहिए था और वो नहीं है। 1 जुलाई से उनको नोटिस भेजे जाएंगे और उनके गिर्द घेरा जो है वो तंग किया जा रहा होगा। तो ऑब्वियसली इस पर टेक्नोलॉजी, डाटा, स्टेट बैंक का, कमर्शियल बैंक्स का डाटा, तो इस सारे डाटा की मदद से CNIC की बेस पे ये सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग करने की बात है कि किसके पास कौन सी गाड़ी है, कितने बैंक अकाउंट हैं, कितने वर्कर्स हैं, कितने क्लब्स की मेंबरशिप है, बच्चे कौन से स्कूलों में पढ़ते हैं वगैरह वगैरह। तो ये हर चीज़ तो हर हुकूमत के पास मौजूद रही है, इस हुकूमत के पास ही नहीं, पिछली हुकूमतों के पास भी मौजूद थी। हाँ, ये होता है कि जब इन पे हाथ डालने का वक्त आता है तो वहाँ पे बहुत से वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो सामने आ जाते हैं और ये जो एक्शन है ये स्लो हो जाता है। लेकिन इस दफ़ा शौकत तरीन साहब बाज़ार तो वो इस अज़म का बार बार इरादा कर रहे हैं कि वो इन बड़ी मछलियों पे हाथ डालेंगे और सख्ती वाला हाथ डालेंगे। लेट्स सी अगर वो इस तरह का हाथ डालते हैं तो फिर अच्छा, एक तरफ हुकूमत कह रही है सख्ती से हाथ डालेंगे, फिर ये भी कह रहे हैं कि हैरेसमेंट वाला केस नहीं होगा, लेकिन जो टैक्स डिफॉल्टर होगा उसको हम गिरफ्तार भी करेंगे। ये तो मिसकंफ्यूजन हो गई। हरासमेंट का मतलब ये है कि मैं अगर टैक्स पेयर हूँ तो मुझे सारे नोटिस आते जा रहे हो, मेरे ऑडिट हो रहे हो, मुझे बार बार तंग किया जा रहा हूँ, तो ये तो आ गया हरासमेंट में। जो हाथ डालने का मतलब ये है कि मैं सिरे से कोई टैक्स देता ही नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो तर्ज ज़िंदगी है वो इस काबिल है कि मुझे टैक्स नेट में होना चाहिए। तो अगर मुझसे पूछ की जाए कि मैं टैक्स क्यों नहीं दे रहा हूँ तो वो तो हरासमेंट में नहीं आएगा ना, वो तो इस चीज़ में आएगा कि जी टैक्स अवेडर हूँ मैं और मुझे आप टैक्स नेट में लेके आना चाह रहे हैं। तो आप मुझे नोटिस भेजते हैं कि जनाब आपके पास तो ये गाड़ियाँ हैं, ये बैंक बैलेंस है, ये घर हैं, ये फला फला चीज़ें हैं, तो आप टैक्स क्यों नहीं दे रहे? तो ये तो हर हुकूमत का हक होता है ना पूछना उन लोगों से जिनको टैक्स नेट में होना चाहिए और वो नहीं है कि उनको नोटिस भेजा जाए, उनसे टैक्स वसूल किया जाए। हरासमेंट जो है वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को तंग करना, वो हरासमेंट के ज़ुमरे में आता है। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा पीजे मीर साहब, ज़ाहिर है हुकूमत जिस तरह पहले कहती रही टैक्स फ्री बजट है, टैक्स फ्री बजट है, फिर ये भी बार बार शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि दबाव IMF का पूरा है हमारे ऊपर कि आप टैक्सेस बढ़ाएं, आप बिजली की कीमतों में इजाफा करें, आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करें, जो कि किया भी जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं है कि एंड ऑफ द डे हुकूमत ये कह देगी कि जी हम बेबस हैं, हम क्या करें, हमें IMF की शराइत माननी पड़ेंगी, वरना ज़ाहिर है हमें पैसे नहीं मिलेंगे, तो हमें टैक्सेस चुपके से बढ़ा देगी हुकूमत, जैसे कि और चीज़ों के हम देख ही रहे हैं कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं फिर ब्लैकमेल भी होते हैं, माफियाज जिनका बार बार जिक्र करते हैं। तो एंड ऑफ द डे आपको लग क्या रहा है कि ये बजट जिसको कहा जा रहा था कि अवाम दोस्त बजट है, एंड में फिर यही होना है कि अवाम पर टैक्स लग जाने हैं सारे? देखिए इसमें जो फर्क है वो ये है सुलारी साहब ये सवाल मेरा मैं आपकी जानिब आती हूँ, ये सवाल मेरा पीजे मीर से था। जी मीर साहब, देखें इसके 2-3 फैक्टर्स हैं। अभी आपने अपने रिपोर्टर से फॉर एग्जांपल पहले पूछा कि भाई ये FATF ने क्या कर दिया। पाकिस्तान अगर करता है 26 से जो 27 से 26 जो उसके जो पॉइंट्स हैं वो ठीक कर देता है, तो फिर FATF क्यों नहीं उसको पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालता? इसलिए नहीं निकालता
कि आज आपके वज़ीर आज़म ने कह दिया है कि आपके बेसिस नहीं होंगे तो वो आपको यहाँ से तंग करेंगे। FATF कंट्रोल करता है अमेरिका, नेटो अमेरिका कंट्रोल करता है, IMF अमेरिका कंट्रोल करता है, वो तो आपको तंग करेगा। अभी आप देखेंगे आगे आप, ये बिल्कुल तंग करेगा। मैंने पहले कहा था कि ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी कि ये प्राइम मिनिस्टर पे दूसरे जोर डालेंगे कि यहाँ हमें कंसेशन दो, हम तुम्हें यहाँ से ये करेंगे। ये आप देख लीजिएगा। एक दूसरी चीज़ें, कोई मुल्क जो होता है वो टैक्स के बगैर चलता नहीं है। नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, जो मर्ज़ी आप ले लो, बेनज़ीर भुट्टो, इन्होंने अपनी जेब से पैसे नहीं लेने, इन्होंने टैक्सेस को आपने लगवाने हैं, लोगों पे लगाने हैं और वहाँ से आप कमाते हैं और हुकूमतें चलती हैं। अब हमारे मुल्क के अंदर हमने टैक्स देने का हमारे पास फैशन ही कोई नहीं है। हम जो बड़े बड़े हैं मछलियाँ उनको पकड़ लेते हैं, लेकिन आम आदमी को हम नहीं पकड़ते। आम आदमी आपका ज़्यादा है बनिस्बत के एक बड़ी मछली से, उससे तो आपको वो आपके नेट बेस में है, आप उसको पकड़ लेंगे। आपको ब्रॉड करना है, अपना ब्रॉड बेस करना है, ये टैक्स बेस। जब तक एक आम आदमी कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, वो किस तरह रोड पे आके कहेगा जी हमें रोटी दो, कपड़ा दो, मकान दो, वो नहीं कह सकता। इस आदमी को और औरत को जाना है रोड के ऊपर उस वक्त कि जब वो टैक्स भी दे रहा है और गवर्नमेंट की कंप्लायंस भी कर रहा है, कंट्रीब्यूट की कर रहा है नेशनल इकोनॉमी में, और फिर उसका राइट बनता है। एक आम आदमी हम यहाँ रोड पे निकल आते हैं, हाथी तक पर टैक्स दे रहा है, वो तो आप एक 5 मिनट की कॉल पे 75 पैसे का टैक्स देगा, वो तो मजबूर है, उस पर लगाया जाता है, वो देता है, वो सैलरी देता है ना अपना टैक्स और चीज पे। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इनफ नहीं है। देखिए ना, टैक्स के साथ साथ आपकी इवेजन बहुत है। इवेजन क्यों है? क्योंकि एक आम आदमी जो है जिसकी 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह है, आप उसमें भी टैक्स लगा दोगे, उसकी सैलरी तो वही है। उस सैलरी में किस तरह जिंदा रहेगा? 30-40,000 में किस तरह जिंदा रहेगा वो, जिसमें उसने टैक्स भी देना है, सही बात है, उसने अपनी फैमिली को भी चलाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है। इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। सो आपने सबसे पहले आप एक कंसेशनल तरीके से करें, सबको टैक्स बेस के अंदर लेके आ जाएं एंड ग्रेजुअली आप टैक्स लगाएं। ये नहीं कि आप इतना लगा दें कि एक बंदा बिल्कुल टैक्स देता गिर जाए वहां। So, इस चीज को आपने रिव्यू करना है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब तक रिव्यू नहीं करेंगे हम इसी तरीके से एडोकेज़म पे चलेंगे। यही हो रहा है, और हम देख भी यही रहे हैं कि एक शख्स जो टैक्स दे रहा है वही अगला टैक्स भी दे रहा है। जो नहीं आ रहा टैक्स नेट में, उसको लाने के लिए कोई मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। अच्छा आबिद साहब, हमें IMF की शराइत भी पूरी करनी है, हमने FATF के मामलात भी देखने, हुकूमत इन तमाम तर चीज़ों के एक दबाव में भी है। इस प्रेशर में आपने मुल्की मईशत को चलाना है। हमारी मुल्की मईशत जो कि अप एंड डाउन है, हमने देखा कि रेमिटेंसेस में इजाफा हुआ, फिर डॉलर जो है वो मुस्तहकम हुआ, अब डॉलर की कीमत एक बार फिर बढ़ रही है, एक बार फिर डॉलर 158-57 पे खड़ा हुआ है, सोने की कीमत बढ़ रही है। तो इन तमाम तर चीज़ों को जब आप प्रेशराइज होती है कोई भी गवर्नमेंट, तो क्या फिर वो इस तरह के फैसले लेने पड़ते हैं जो ज़ाहिर इतने पसंदीदा नहीं होते, और अभी हुकूमत कितने अरसे तक ऐसे फैसले लेगी? देखिए, इकॉनमी जो है वो बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल इकॉनमी से जुड़ी हुई है। तो जो आपकी सियासी, जोग्राफाई, स्ट्रेटेजिक जो कंपल्शंस हैं वो तो आपके साथ साथ चलती हैं। कभी ये चीज़ें आपके फ़ायदे में जाती हैं, कभी ये चीज़ें जो है वो आपके नुकसान में जाती हैं। लेकिन इस वक्त हुकूमत जो है वो कोशिश ये कर रही है कि एक इस तरह का पाथ रखे, ये जैसा कि खान साहब ने बड़ा क्लियरली 2 टोक अल्फाज में बता दिया कि वो पोस्ट विड्रॉल अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान में किसी किस्म के वो अमरीकी अड्डों की इजाज़त जो है वो नहीं देंगे। तो अगर हुकूमत जो है वो इन प्रिंसिपल ये डिसीजन कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं से प्रेशर तो आ रहा होगा और पाकिस्तान वो प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। अगर हम FATF की बात करते हैं तो 27 में से 26 पॉइंट हमने एड्रेस कर लिए। 1 पॉइंट के लिए FATF ज़्यादा से ज़्यादा एक प्लानरी पे आपको मजीद तंग कर सकता है, यानी ग्रे लिस्ट से तो आपको ब्लैक में नहीं लेके जा सकता। वो ये कह रहे हैं कि जो UN जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड्स को भी आप प्रोसिक्यूट करें, उनको प्रॉपर उनसे पूछगिछ करें। तो पाकिस्तान वो कर रहा होगा, सितंबर में वो भी कंप्लाइंट हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम IMF की बात करते हैं तो IMF को पाकिस्तान ने पिछले माली साल में जो 3.94% की एक ग्रोथ है वो दिखा के साबित कर दिया कि हमारी इकोनॉमी में रेजिस्टेंस है, रेजिलियंस मौजूद है। देखिए, वर्ल्ड बैंक 1.3% की उम्मीद लगा के बैठा था, IMF 1.5% की उम्मीद लगा के बैठा था। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा था कि पूरी दुनिया की रेमिटेंस में 20% कमी आएगी, पाकिस्तान की रेमिटेंस में इजाफा हुआ। तो पाकिस्तान ने चूँकि करके दिखा दिया कि जी हमारी ग्रोथ है, और अब हम 6ठे और 7वें रिव्यू को मिला के उस वक्त ये प्रूव कर रहे होंगे कि जी हमारा काम, यानी IMF की डिमांड क्या है। IMF ये नहीं कह रही कि आप लाजमी ये टैक्स लगाएं, IMF ये कह रही है कि आप अपनी आमदन और अखराजात में ये बैलेंस पूरा करें टैक्सेस लगा के। तो हम ये कह रहे हैं कि जी
टैक्स हम लगाते हैं लेकिन हमारी मर्जी के टैक्स लगेंगे। उसकी जो सीक्वेंसिंग है कि किस तरीके से उन चीज़ों को चलाना है और उसकी जो पेसिंग है कितनी जल्दी करना है, ये आप हम पे छोड़ दें, ये आप हमें डिक्टेट ना करें कि ये चीज़ अगले हफ्ते होनी चाहिए या 10 तारीख तक होनी चाहिए। तो हम करके देते हैं, लेकिन जब ये सितंबर वाला रिव्यू आएगा उस रिव्यू में देख लें, अगर साल की पहली तिमाही जो होगी अगले साल की, उसमें हमारा रेवेन्यू टारगेट के करीब करीब हुआ तो IMF को हमारा नुस्खा मानना पड़ेगा। अगर उस वक्त वो नहीं हुआ तो फिर नेगोशिएशन में कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे फिर देखा जाएगा कि आगे कैसे चलना है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा पीजे मीर साहब, ये फेटफ का मामला, इस पर खुद कुरैशी साहब कह चुके हैं कि एक सियासी तौर पर रखा जा रहा है, कोई जवाब नहीं है ग्रे लिस्ट में रखने का फेटफ का, लेकिन फिर भी रखा जा रहा है। पहले इंडिया लॉबिंग कर रहा था, आज फ्रांस भी मुखालिफ है। ये तमाम तर चीज़ें, एक तरफ फेटफ का इजलास होता है, दूसरी जानिब लाहौर में बम धमाका होता है। बाद में पता चलता है कि दहशतगर्दी के ताने बाने हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से ही मिलते हैं, वहीं सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं। इन तमाम तर चीज़ों को पाकिस्तान देख भी रहा है, इससे नबर्द आजमा भी है, फिर ज़ाहिर फेटफ की ग्रे लिस्ट में भी है। पाकिस्तान सियासी मामलात से, यानी कि जो सियासी मामलात सियासत की नज़र हो रहे हैं ना फेटफ के मामलात, इससे निकलने के लिए, अपने मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने के लिए बहुत सारे इकदाम उठा चुका है। क्या लग रहा है आपको, अक्टूबर में क्या निकल जाएगा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से? मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान बड़ी आसानी के साथ मीर साहब, पीजे मीर साहब, आपके पास सिर्फ एक इंसान है, आपके पास सिर्फ एक इंसान है जो कि पब्लिकली आपका एक केस बाहर लड़ रहा है, और वो है आपका फॉरेन मिनिस्टर। हमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर्स को भी, हमारे लॉबियस्ट को भी इंटरनेशनली जाके इनसे बात करें। भाई 27 और 26 में क्या फ़र्क है, एक पॉइंट है ना, तो आप हमें कंसेशंस तो दें। आपको पता है हमारी इकॉनमी इतनी वाइब्रेंट है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोविड ने आपको हिट किया है, लेकिन फिर आप देख ले कहाँ है, फॉरेन रिमिटेंस आपकी बढ़ गई है, आपका एक्सपोर्ट 29% हो गया यूनाइटेड स्टेट्स में, 17% यूरोपियन यूनियन, और उसके अंदर आप चले गए ब्रिटेन के अंदर। तो अगर ये बढ़ रही है तो ऑब्वियसली हम रेजिलिएंट लोग हैं, तो वी नीड टू बी गिवन सम कंसेशंस। लेकिन जिस तरह अभी बात हुई है, ये पॉलिटिकल इसको किया जा रहा है कि फैटफ को अब ये यूज़ करेंगे हमारे खिलाफ कि भाई तुम हमें बेसिस दो, तुम हमें, अमेरिका की इकॉनमी तो खुद हर्ट कर रही है, ये तो खुद एक ट्रबल्ड और डेट रिडन कंट्री है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का डेट है ये। अब ये कर रहा है कि अगर इसने बाहर निकालना है तो ये पाकिस्तान को दोबारा कोशिश करेगा कि यूज़ करे, जिस तरह इसने अफगान वॉर में यूज़ किया है और हमेशा ये यूज़ करता रहा है। जिस तरह 50s के अंदर हमने इनको बटा बेर एयर बेस दे दिया था पेशावर में टू स्पाई ऑन रशिया, ऑन द सोवियट्स। सो आज मैं समझता हूँ कि किसी ने तो स्टैंड लिया है ना, आपके वजीर आजम ने एक स्टैंड लिया, तकड़ा स्टैंड लिया है, और अगर टर्की $3 बिलियन इनसे निकलवा सकता है जस्ट फॉर एक्सेस, तो हम क्यों नहीं निकलवा सकते? बिल्कुल हम कर सकते हैं, हमें अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने की इस पर बड़ी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका पीजे मीर साहब और आबिद सुलहरी साहब, आप दोनों हजरात के वक्तिया। और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी अहम खबर है और बड़ी अच्छी और पॉजिटिव खबर है, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। एक वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस आया, जिसमें वालिदैन को घर से निकालने पर जो बच्चे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसमें 1 माह की कैद, 50,000 जुर्माना, और ऐसा हुआ भी नाज़रीन। मुजफ्फरगढ़ में इसी तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस बिल की पहले तहत जो है पहली सज़ा सुनाई गई, और एक तशद्दुद करने वाले बेटे पर और घर से निकाला भी गया। उसके बेटे ने अपने बाप को घर से निकाला, जिस पर उसको 1 माह के लिए जेल भेज दिया गया, और जबकि बेटे से उसके वालिदैन का घर जो है वो 3 रोज़ में अब खाली भी करवा लिया जाएगा। हमारे यहाँ कई ऐसे ओल्ड एज होम बने हुए हैं जहाँ पर वालिदैन को छोड़ जाते हैं बच्चे, और सिर्फ इसलिए कि वो उनकी खिदमत नहीं करना चाहते, उनका बोझ नहीं उठाना चाहते। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना शुएब साहिबा, फाउंडर हैं बिनते फातिमा ओल्ड एज होम की। बहुत शुक्रिया आपका फरजाना साहिबा। ज़ाहिर आप तो खुद चला रही हैं एक इस तरह का ट्रस्ट, आप देखती हैं, कई कहानियाँ होंगी आपके सामने। आप इस तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस को किस तरह देखती हैं कि अब अगर कोई भी शख्स अपने माँ बाप के ऊपर जुल्म करेगा या उनको घर से बेदखल करेगा तो उसको न सिर्फ सज़ा होगी, जुर्माना होगा, बल्कि उसको अपने वालिदैन का घर भी खाली करना पड़ेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह कोई तो ऐसी रियासत आई जो कि बुरे माँ बाप के लिए वो सुकून बने और औलाद को नसीहत दिलवाई कि अपने माँ बाप को के साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि फिर वही माँ होती है या बाप होते हैं जिसको तकलीफ होती है कि मेरे बेटे को, क्योंकि माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, औलाद होती है,
तो ये है कि इनके लिए अलग से कोई सिस्टम बनना चाहिए के लिए, ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो और औलाद इस तरह हाथ ना उठाए। तो बस यही है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि इस तरह के अगर ये मामले हुए, सजा हुई औलाद को, तो कुछ बेहतरी आएगी। लगता है मुझे कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे हैं जो कि अपनी औलाद के बारे में इस तरह कह ही नहीं सकते। दूसरे तो कहते हैं कि जी लानत ऐसी औलाद पे, लेकिन माँ बाप को फिर गुस्सा लगता है। हाँ, माँ बाप का दिल दुखता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये सिस्टम आया है, जो रियासत बहुत बड़ा काम किया है, अभी तक इस तरह का कोई ना मैंने सुना है, ना कभी ऐसा हुआ है। कम से कम एक खौफ तो औलाद में आया ना, एक खौफ आया कि अगर हमने सोशल मीडिया है, आप लोगों इनकी वजह से भी कि अगर कोई ऊंच नीच हुई तो नाम होंगे। फरजाना साहबा, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं आजकल इस तरह के बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया केसेस में। हम देखते हैं अक्सर वीडियोस वायरल होती हैं, तशद्दुद किया जा रहा है बूढ़े वालिदैन पर, कभी बहू, कभी बेटा, कभी अपनी सगी बेटी। क्या वजह है? ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है हमारे अंदर। और फिर ये जो ऑर्डिनेंस आया है, बहुत सारे लोग तो अवेयर भी नहीं होते, उनको पता भी नहीं होता कि उन्होंने कैसे शिकायत करनी है। तो कोई और मैकेनिज्म होना चाहिए। ये जो माँ बाप तो सहते हैं औलाद की ज्यादती, वो कुछ नहीं कहते, लेकिन ये जो सोशल मीडिया पे ये चीजें चलती है ना, ये इर्द गिर्द वाले देखते हैं तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होती, तो वो फिर ये कदम उठाते हैं। माँ बाप तो फिर भी नहीं उठाते। ये है कि ना सब्र खत्म हो गया, उसके पीछे बहुत कुछ है, बेरोजगारी है, गुर्बत है, घर के खर्चे हैं, कुछ एक वजह नहीं है। तो बस फिर औलाद को यही लगता है कि फालतू माँ बाप ही है, इन पे गुस्सा निकाल दो तो बेहतर है। जबकि ये चीजें अपनी औलाद, अपनी बीवी के लिए नहीं उनको नजर आती कि जी मेरी बीवी भी कसूरवार है, या ये खर्चा मांगती है, या मेरे बच्चे खर्चा मांगते हैं, लेकिन फालतू माँ बाप ही लगते हैं, माँ बाप पे ही निकलता है। बस हिदायत की दुआ हमें करनी चाहिए कि अल्लाह पाक औलाद को हिदायत दे, क्योंकि बुरे माँ बाप को फिर तकलीफ होती है कि जब बच्चों को कोई बुरा कहे। या अब देखो एक माँ अगर उसे सजा हुई है तो वो 1 महीना माँ एक पल मरेगी। ऐसा ही है, माँ बाप का दिल तो ऐसा ही होता है ना फरजाना साहिबा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और हम ये बेहतर समझते भी हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बाप को चाहे बच्चे कितनी बदतमीजी करें, हाथ उठाएं, लेकिन उनका दिल ऐसा होता है कि वो अपने बच्चों को फिर भी मुआफ़ कर देते हैं। लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ ऑर्डिनेंस बिल है, अगर वाक़ईतन ये काम करे, कोई मैकेनिज़्म सेट करे हुकूमत, तो बहुत सारे वालिदैन हैं जो तशद्दुद से बचेंगे, बेघर होने से बचेंगे। खैर, ये बहुत अच्छा और ऐसा इक़दाम है हुकूमत का। इंशाल्लाह आपसे पीर को मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।